मिला? क्या प्रॉब्लम हुई? फोटो में नहीं समझा कुछ? जो दिन हाँ जी, कौन सी लाइन? व्हेन अट्रैक्शन फोर्सेस, यही व्हेन अट्रैक्ट, अच्छा सुनो, व्हेन अट्रैक्शन फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग at a certain point, the energy of system goes on decreasing till the point where repulsion start acting, and with decrease in internuclear distance, है ना, repulsion increases. दूसरा है at a certain internuclear distance between the atoms, attraction forces equal to repulsion forces, and this internuclear distance is known as bond length. After this point, repulsion will dominate. नहीं, will dominate, and energy will increase with decrease in internuclear distance. Dominate. Yes. No. Repulsion will dominate and energy will increase with decrease in internuclear distance. स्टार्ट करें? कैमरा साफ नहीं हुआ आज। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं बेटा, अपना नाम मेंशन करें वहाँ पे, प्रेजेंट सर लिखिए, और लेक्चर के टाइम जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ उसके बराबर आप लोग आंसर दें। राइट, सो स्टार्ट करें टॉपिक। तो लास्ट हमारा यहाँ तक हो गया था कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। असल में पहले कॉन्सेप्ट यही थे कि एक एटम दूसरे एटम से मिल रहा है, बॉन्ड बन रहा है, बट उसके रीज़न क्या थे, किस वजह से बॉन्ड बन रहे थे, ये आप लोगों को पता नहीं था। तो एक पहला हमने वीबीटी के थ्रू देखा है कि एटम्स का सबसे पहले एक दूसरे की तरफ अप्रोच होना ज़रूरी है, और वो दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होना ज़रूरी है। जब दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे, ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट पे वो आके रुकेंगे, और जितना वो करीब आएगी, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी। और याद रखना, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, उल्टा, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। अब दूसरा एक और चीज़ याद रखना है कि जैसे इस एक पॉइंट पे आके वो एटम्स रुकेंगे, राइट, तो अब वहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस और अट्रैक्शन फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब वहाँ से अगर फिर एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो अब थोड़ी अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्सेस। अब वहाँ से सिस्टम की एनर्जी थोड़ा बढ़ना शुरू होगी और ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा। समझ रहे हो? एग्जाम में आपको ग्राफ पूछेगा नहीं, ना ही बनाने के लिए पूछेगा, ना ही आपको इस पर कोई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्राफ के कोई भी चीज़ में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, और अगर ग्राफ ऊपर चला गया तो आप बोल सकते हैं कि आपका बॉन्ड है वो टूट गया, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो ये एक डायग्राम है, मैं यहाँ पे देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे देता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, मैं पहले एक रिएक्शन लिखता हूँ, AB + C गिव्स X, और X के बाद वो आपको दे रहा है प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय X? X इज योर बोलो इंटरमीडिएट, बीच में बन रहा है ना। X क्या है आपका? इंटरमीडिएट है ना। काफ़ी सारे रिएक्शंस है जिसमें आपके रिएक्शन के बीच में कुछ बनता है लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं होता,
और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो वो बीच वाला स्पीसीज जो होता है, बीच वाला जो भी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट होता है ना। तो अब अगर मान लो ऐसा कुछ है, या हो सकता कोई रिएक्शन ऐसे भी ऑपरेट हो सकती, AB + C गिव्स डायरेक्टली प्रोडक्ट, बोलो, विदाउट फॉर्मिंग ए इंटरमीडिएट, दोनों पॉसिबिलिटी। तो ये मैं पहले वाले का ग्राफ बनाता हूँ, पहले वाले का, और दूसरे वाले का इधर बनाऊंगा, समझ लेना अच्छे से। देखो मुझे बताओ, ये आपका रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल? विच वन इज स्टेबल? प्रोडक्ट, इसीलिए तो रिएक्शन हो रहा है ना। अरे भाई बताओ, रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट्स स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का जो ग्राफ में जो पोजीशन होगा वो ऊंचाई पे होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया, तो बोलो कौन सा रिएक्टेंट का होगा, कौन सा प्रोडक्ट का होगा? ये रिएक्टेंट का होगा AB + C, और ये किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। वेरी गुड, पहली चीज होगी। अब देखो जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्शन की एनर्जी कम हो रही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब ऑब्वियसली रिएक्शन जाएगी ऐसे ऊपर, है क्या नहीं? मतलब ऐसा टाइम के साथ थोड़ा हम लोग ऐसा कर्व बताते हैं, ऐसा ऐसा ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। देखो एनर्जी बहुत बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है ना। और एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रिएक्शन AB के बॉन्ड टूटेगी, समझ रहे हो, AB के बॉन्ड टूट जाएंगे, और अब उसके साथ AC मिलना चालू होगा, समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पे AC लिख देता हूँ, AC + ये P, ये B बाहर निकल गया, ठीक है। AC हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो अब AC बनना चालू होगा। अब जैसे रिएक्शन में AC बनना चालू होगा तो अब पोटेंशियल एनर्जी वापस से कम होगी, मतलब रिएक्शन स्टेबल हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और एक पॉइंट यहां पे आएगा जहां पे AC बन जाएगा। तो इस रिएक्शन डायग्राम, सॉरी, इस डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, समझ रहे हो। और एक पैराबोला बना, इसका मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है, समझ गए। दूसरा, अब मैं इसका बनाता हूँ ग्राफ। 4 ग्राफ एग्जाम में पूछते हैं, 4 में से बोलता है कि बताओ कौन सा ग्राफ सही है, समझ रहे हो ना। तो ये हम लोग सीखेंगे आगे, डिटेल में सीखेंगे, लेकिन बस अभी मैं एटम्स जब एक दूसरे से अप्रोच करते हैं तो ये भी तो एटम्स ही है ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखो इसका हम लोग बनाते हैं, बेटा जल्दी बताओ कौन सा AB + C है और कौन सा P है। ऑब्वियसली दिस वन इज P एंड दिस वन इज AB + C, ठीक है ना। ये AB + C आपका जा रहा है। अब देखो बीच में X भी बन रहा है आपका इंटरमीडिएट, तो क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब क्या होगा कि ये ऐसा जाएगा, एक पॉइंट पे AB बॉन्ड तोड़ेगा, समझो जरा बात, है ना। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ना, फिर वो वापस से आएगा, उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी कम, और तुरंत से एक X बन जाएगा। इस पॉइंट पे क्या बनेगा, X, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद वापस से थोड़ी एनर्जी इसकी बढ़ती है, और एक पॉइंट पे आके फिर कम होके नीचे आना चालू हो जाता है। एक चीज नोट करो, यहां से एनर्जी कम हो रही है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, सबकी कम नजर आ रही है ना। जिसने ग्राफ ऐसा बनाया गलत। आपको ये पहले वाला जो पैराबोला है ना, वो हमेशा बड़ा दिखाना है एज कम्पेयर टू सेकंड में, क्योंकि रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ रहे हो, डिक्रीजिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी हाई, उस हिसाब से आपको बनाना है। तो ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और कल जो हमने ग्राफ देखा, ये आपका क्या था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, है क्या नहीं, था ना। ये आपकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी मतलब स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जा रही है, और जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मतलब अनस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। तो एट एक सर्टेन पॉइंट पे एटम बहुत दूर रहते तो, है ना, ब्लैंक होगा, और जैसे ही दोनों की तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन हो रहा है मतलब स्टेबल हो रहे दोनों एक दूसरे की तरफ, है क्या नहीं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
कम होते जाएगी ऐसा आएगा, और एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, सॉरी रिपल्शन और अट्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और जब और वापस से आप पुश करोगे दोनों एटम्स को, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते हुए ऐसा ऊपर लेके चले जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या था? बॉन्ड लेंथ था, है ना? क्या था? बॉन्ड लेंथ था, आर था, वो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था। तो इस तरीके से आपका वो ग्राफ था। आपको याद करने की जरूरत नहीं है वो ग्राफ को, लेकिन उस पर क्वेश्चंस अगर पूछ लिया तो आपने उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हुआ था हमारा। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग। देखो वीबीटी लिखे थे ना हम लोगों ने, वीबीटी। बेटा जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है आप नाम मेंशन करें, ठीक है? आपको नाम मेंशन करना है। सिर्फ हुदा और बेनज़ीर ने अपने नाम मेंशन किए, बाकी किसी ने मेंशन नहीं किए। ओके, अब हम लोग देखते हैं वीबीटी वापस से। हालांकि वीबीटी यही है, लेकिन ये आपका ग्राफिकल मेथड था। अब वीबीटी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग। वीबीटी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब देखो वीबीटी के कॉन्सेप्ट अलग थे थोड़े बॉन्ड बनाने के, और ऑब्वियसली ये हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर आपके दो एटम है ना, ए और बी एटम है, चलो मैं यहां लिखता हूं बी को और यहां लिखता हूं ए को। उसका बोलना ये है कि जो भी एटम्स एक दूसरे से जब अप्रोच करेंगे, वो अट्रैक्शन वगैरह तो होगा, वो ठीक है, लेकिन उनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ओवरलैपिंग। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? ओवरलैपिंग वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब ये ओवरलैपिंग भी क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मान लो ये एक आपका एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, एक एटम, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो ये इस तरीके से कंबाइन होंगे, ये ए और ये बी, दिख रहा है ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, या हम लोग इसको इस तरीके से बता सकते हैं। देखो समझ गए? ओवरलैप हो गए, एक एटम दूसरा एटम, ठीक है, करीब आएंगे और ओवरलैप हो जाएगी। इस पॉइंट को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग रीजन। या उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक पहले वाले एटम का और एक दूसरे वाले एटम का। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई? अब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से जब ओवरलैप करेंगे तो तीन कंडीशन होनी चाहिए। कितनी कंडीशन? तीन। सबसे पहली कंडीशन, इस एटम की और इस एटम की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। समझ रहे हो? वरना एक की बहुत ज्यादा एनर्जी है, दूसरी की बहुत कम है, ऐसा नहीं। दोनों की एनर्जी क्या होना चाहिए? कंपेरेबल। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट उनके एटम्स का, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। मैं बताता हूं, जैसे कि ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वापस से थोड़ा रिवाइज करवाता हूं एक चीज। इधर देखो ना बेटा, देखो एस ऑर्बिटल का शेप ऐसा था, स्फेरिकल।
p ऑर्बिटल का कैसा था, डंबल था, याद है, और d ऑर्बिटल का डबल डंबल था। तो ये आपका था, ये एक्सिस है आपका, ये z है क्या नहीं? तो दिस वन इज योर px, py और pz। आप एक्सिस डाल देना, आप चेंज कर सकते हो लोब्स को। दिस इज योर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। और आपका d था, d ऑर्बिटल, तो क्या था dx वे, ये ऐसा ऐसा हम लोगों ने बनाया था, याद है क्या? बोलो। ये क्या था, डबल डबल था। तो ये एक्स वाई दे दो, dxy, और ये बोलो yz है क्या नहीं, yz, dyz, एंड दिस वन इज योर, बोलो dxz, xz, dxz, समझ रहे हो? नाउ dx स्क्वायर माइनस, सो दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री के होते हैं। और एक होता है dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, ठीक है, 2/3 बताया था, और एक 1/3 होता है 66%, ठीक है। वो सब मैंने बताया था आप लोगों को। एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, dxy, dyz और dxz, इनको हम लोग प्यार से बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। याद रखना आगे के लिए, क्या बोलते हैं? T2G। और इन दोनों को हम लोग लाड़ प्यार से बोलते हैं EG। इसको बोलते हैं T2G सेट, इसको बोलते हैं EG सेट। आगे आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब एक टॉपिक है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो ये सारे ना एक दूसरे से थ्योरी कनेक्टेड है। पहला VBT, VBT के बाद MOT, ये भी आपके सिलेबस में है, MOT हो गया। MOT के बाद आता है CFT, ये भी आपके सिलेबस में है। एक आता है LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। LFT ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 थ्योरी आपके सिलेबस में है। तो जब आप जाओगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तब आपको ये EG और T2G समझ में आएगा। लेकिन याद रखना, कभी भी आए dxy, dyz, dxz, जो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? T2G। G फॉर जिरेड, G फॉर जिरेड एक यूनिट है, जिरेड। T का मतलब होता है ट्रिपली जनरेटेड, क्या होता है? ट्रिपली। और EG का मतलब G फॉर जिरेड है, और E का मतलब यहाँ पे डबली जनरेटेड है। अब आप बोलोगे सर डबली के लिए D यूज करना था, है ना? तो वहां पे डबली के लिए D यूज नहीं किए, डबली के लिए क्या यूज किए? E यूज किए। तो दिस इज डबली जनरेटेड बिकॉज 2 ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, और दिस वन इज योर ट्रिपली जनरेटेड 3 ऑर्बिटल। फैन ऑन करो ना यार, इसको इधर कर दो, थोड़ा वो चालू करो। ठीक है, वो ऑन करो बेटा। नहीं करना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। तो उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ऑर्बिटल, जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब ओवरलैपिंग के ओरिएंटेशन कैसे प्रॉपर होना चाहिए, कौन से अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। तीसरा, इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should be मैक्सिमम और सफिशिएंट भी बोल सकते हैं। एटलीस्ट ओवरलैपिंग इतने हद तक के प्रॉपर, इतने हद तक के अच्छी होनी चाहिए कि आपका बॉन्ड बन जाए। कच्ची पक्की ओवरलैपिंग नहीं, समझ रहे हो ना? जैसे कि ये मैंने बनाया, ये ऐसा ओवरलैपिंग नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये हल्का सही, ऐसा नहीं। जितना ओवरलैपिंग अच्छे से होगा उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा, बॉन्ड अच्छा हो। इस पे क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे क्वेश्चन आता है। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत आसान। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि आपका बॉन्ड, मतलब आपकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं किसी का हाथ पकड़ रहा हूं, है ना, मैं यहां से भी पकड़ सकता है ऐसा, और ऐसा भी पकड़ सकता हूं। बोलो सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रिप किधर मिलेगी मुझे? इस तरीके से। तो ये अच्छा पकड़ हो गया भाई, है क्या नहीं?
बताओ दोनों में से ओवरलैपिंग कौन सी अच्छी है, ध्यान से बताना। एक ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, आसानी से अलग हो रही है मेरे हाथ। एक ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्ट्रांग। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा उतना बॉन्ड मजबूत, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आसान होगा उतना बॉन्ड, समझ रहे हो, आसानी से टूट जाएगा, कमजोर बॉन्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस पे मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कुछ रूल्स बताता हूं, कौन से अलाउड हो गया और कौन से अलाउड नहीं होंगे। वो हम लोग कवर कर रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन में। किसमें कवर कर रहे हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं कि उनका ओरिएंटेशन कितने अच्छे तरीके से होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को यहाँ पे ये जो मैं लोब्स बनाऊंगा, मतलब p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल। s के लिए स्फेरिकल शेप, p के लिए सिंगल लोब और d के लिए डबल डम्बल लोब, ठीक है ना। ऑर्बिट देखो VBT ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट लिखे तो ऑर्बिटल के बारे में स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो मैं प्लस माइनस यूज करूंगा ये इसका मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है। जैसा कि मान लो आपने एक s ऑर्बिटल लिया, इधर देखो, ये ध्यान देना, हाँ बहुत ही खतरनाक टॉपिक है ये, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये s ऑर्बिटल है और हमें पता है कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। बोलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है। अब ये मैं p ऑर्बिटल लेके आ रहा हूं, ये p ऑर्बिटल ऐसे और ये p है, ये p को इस तरीके से ओवरलैप कर रहा हूं मैं, तो कैसा ओवरलैपिंग हो जाएगा? ये s ऑर्बिटल जो जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ पे हमें पता है न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। यहाँ पे एक छोटी सी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे एक छोटी सी ओवरलैपिंग हो रही है, समझ रहे हो। मतलब 50% पार्ट शेयर हो रहा है इससे और इसका भी 50% पार्ट शेयर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। इस टाइप की ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। तो कभी भी याद रखना, एग्जाम में आपको 4 डायग्राम दिख जाए या अगर आपको नॉर्मली पूछ लिया बोर्ड्स में कि जीरो ओवरलैपिंग क्या होता, तो बता देना कि s ऑर्बिटल जब p ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है तो वो किस तरीके से वर्टिकली ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से शेयरिंग उसका इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। पहला, ये अलाउड नहीं है। दूसरा, ये p ऑर्बिटल है, मान लो मैं इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, समझ रहे। तो रूल ये बोलता है कि प्लस लोब हमेशा प्लस लोब से ओवरलैप करेगा, माइनस लोब हमेशा माइनस से ओवरलैप करेगा। तो मान लो अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे तो क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। लेकिन अगर आपको मान लो ऐसा नजर आ जाए, बोलो, तो ये अलाउड नहीं है। समझ में आ गई बात? पक्का? बोलो भाई, इतना सबको समझ में आया? चलो और बताता हूं। पहले समझ लो फिर हम लोग एक साथ लिखते हैं। चलो इसके बाद एक और चीज देखो, मान लो आपका ये p ऑर्बिटल है ना, और आपका ओवरलैपिंग ऐसे हो रहा, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। बोलो क्या ये अलाउड होगा? क्या ये अलाउड होगा? अगर देखा जाए तो प्लस ओवरलैप विथ प्लस है ना, अलाउड होना चाहिए, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए नॉट अलाउड। समझ रहे हो? यहाँ देखो, इसका ओरिएंटेशन बराबर था, बराबर था ना ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन बराबर नहीं है, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं। अब p ऑर्बिटल 2 टाइप से ओवरलैपिंग करता है, अच्छे से समझना। p ऑर्बिटल कितने टाइप से ओवरलैपिंग करता है? 2 टाइप से। मान लो ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, तो एक ओवरलैपिंग होगा ऐसे, दिख रहा है? याला या याला, ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉट अलाउड। तो जो नॉट अलाउड है उस पर तो हम लोग फोकस करेंगे ही नहीं, समझने के लिए हमारे। चलो ध्यान दो, बोलो, p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल, ओवरलैप हो रहे, ठीक है।
बोलो भाई। अब एक इस तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है और एक इस तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। नहीं नहीं सुनो, ऐसे कैसे गलत है? एक इस तरीके से ओवरलैपिंग और एक इस तरीके से ओवरलैपिंग। अगर ऐसी ओवरलैपिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? कभी भी याद रखना, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, वो हमेशा 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 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन मान लो आपका ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखो ये आपका एक पी ऑर्बिटल है क्या नहीं? बोलो, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और इस तरीके से ओवरलैप हो रहा, मतलब यहां से ये इस तरीके से ऐसा है क्या नहीं? बोलो, ये प्लस माइनस, क्या ये आपका ओवरलैपिंग रीजन आ गया? आ गया ना ओवरलैपिंग रीजन। तो अगर इस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग। और लैटरल, क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये भी टाइप की जो ओवरलैपिंग है ये अलाउड है, और इस टाइप के ओवरलैपिंग बनने से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? बोलो भाई। 4 मार्क का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यहां पे कवर हो गया। सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनता है? समझ में आ गई बात? बोलो। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सॉरी देना बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से। समझ में आ गया सबको? चलो अच्छा, अगर ये ऐसा रहा तो देखो जरा, क्या ये अलाउड है? नॉट अलाउड। ओरिएंटेशन बराबर नहीं है, नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? बोलो, अब किसको समझ में नहीं आया मैं वापस से समझाता हूं। सबको समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? पक्का? अब हमारे पास ओवरलैपिंग किस किस में होती है? 3 टाइप से। एक होता है एसएस ओवरलैपिंग। क्या होता है? एसएस ओवरलैपिंग। मतलब 2 एटम है ना, 2 एटम, ए भी आपका एस ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा, बी भी आपका एस ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा। एस एस ओवरलैपिंग, व्हेन द ओवरलैपिंग बिटवीन दी 2s ऑर्बिटल हैविंग दी एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हैविंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल। समझ रहे हो? विथ अपोजिट स्पिन, दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। और एक ओवरलैपिंग होती है एसपी ओवरलैपिंग। क्या होगी? एसपी ओवरलैपिंग। और मतलब एक एटम अपना एस ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, एक एटम अपना पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, और जब दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो वो क्या दे रहा है? एसपी ओवरलैपिंग। तीसरा होता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग। बोलो, दोनों एटम एक दूसरे को अपने पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपी ओवरलैपिंग। नाउ इस पे एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है 100%, काफी बार आपको देखने मिलता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जरा ध्यान से समझना बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा? बोलो, सोच समझ के बताना। एसएस, एसपी और पीपी। एसपी या पीपी? पीपी या एसएस? बोलिए। देखो, देखो सुनो, एस ऑर्बिटल, इधर देखो बेटा, मान लो ये एस एस है, ये एस है और ये एक एस है ना? एस का ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है, एक नॉर्मल ओवरलैपिंग हो रही, ठीक है। लेकिन जरा देखो, अगर मैंने एक एस लिया और एक पी लिया, पी ऑर्बिटल को देखो, पी ऑर्बिटल डायरेक्ट अपना तोप लेके किसके तरफ बैठा हुआ है? बोलो, एस के तरफ।
मतलब डायरेक्शनल नेचर है ना उसका। एस का नेचर क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। स्फेरिकल है ना, नॉन डायरेक्शनल नेचर है, कहीं भी मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते, यहाँ भी हो सकते, यहाँ भी हो सकते, यहाँ भी हो सकते। लेकिन पी ऑर्बिटल में तो 100% या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी तरफ ऐसा बिल्कुल टोप लेके खड़ा हुआ है। तो बोलो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब ही ये है पेनिट्रेशन। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? पेनिट्रेशन। कितना वो दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है, और जितने अच्छे तरीके से जाएगा उतने अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो बोलो जल्दी कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एसएस में ज्यादा है या एसपी में ज्यादा है? एसपी में, क्योंकि पी वाला डायरेक्ट ज्यादा पेनिट्रेट हो रहा है एस ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन अगर वही हम लोग बात कर लेते पी ऑर्बिटल की, एक ये है और ये दूसरा पी, बोलो जल्दी बोलो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होगा? बोलो इसी में होगा ना। इधर देखो, हो गया। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? एक्सियल में, मतलब ये पीपी के केस में हो रही है ना। ये भी बराबर इसकी तरफ, ये भी बराबर इसकी तरफ, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में अच्छे से पेनिट्रेट हो सकते हैं। इसीलिए याद रखना पीपी ओवरलैपिंग में पीपी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसपी और एज कंपेयर टू एसएस। याद रहेगा। हाँ वो कम, पाई बॉन्ड कम, मैं बताऊंगा रीजन आगे आएगा। साइडवेज अगर होगा तो वो कम होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बताऊंगा, क्योंकि वो देखो ना डायरेक्टेड टुवर्ड ईच अदर नहीं है ना। कैसे? मान लो ये है, इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर। इसका भी डायरेक्शन किधर है? ऊपर। लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना, तो एक दूसरे में ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो रहे, ओवरलैप हो रहे हैं। इसीलिए जो याद रखना, जो एक्सियल बॉन्ड से जो बॉन्ड बनते हैं ना, एक्सियल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड या साइडवेज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, वाइल इन केस ऑफ सिग्मा वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो बताओ दोनों में से मजबूत बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। इसीलिए हमको पहले से ही पता है सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। पढ़ा था ये पहले से ही। पाई बॉन्ड कमजोर होते और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते। सुना था ये स्टेटमेंट कभी या नहीं सुना था? नहीं सुना था, चलो अब सुन लिया। पाई बॉन्ड मतलब ये एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है क्या नहीं? एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो अब दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? सिग्मा। और ये पाई थोड़ा कमजोर बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती, देखो साइडवेज होती है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? ज्यादा। समझ में आ गई बात? पक्का? इस पे क्वेश्चन बनता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन घुमा देगा, हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन फिलहाल किस तरीके से ओवरलैपिंग अलाउड है, किस तरीके से ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए और कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, ये 3 कंडीशन है। और हर ऑर्बिटल ने, जैसे कि मान लो एस है या पी है, तो जो भी ओवरलैपिंग हो रही है तो एस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एटलीस्ट, और पी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है आपका और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वीबीटी बोलता है कि एस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हाफ फील्ड, और पी के पास भी होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे और ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, और जितने अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग होगा उतने अच्छे तरीके से बॉन्ड भी बनेगा। जितना कमजोर ओवरलैपिंग होगा उतना कमजोर बॉन्ड बनेगा। 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम, तो पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया? नोट करो। लिखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, इधर ऑनलाइन में सब बच्चों को समझ में आया? अकॉर्डिंग टू, यस रुको ना, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, covalent bond is formed by, covalent bond is formed by partial overlapping of,
partial overlapping of two half-filled atomic orbitals, two half-filled atomic orbitals containing electrons with opposite spin फुल स्टॉप। नीचे लिखो कंडीशन नीचे लिखो कंडीशन और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। कंडीशन को या ऐसा लिखो, यहां पे लिखो ऐसा, कंबाइनिंग, हाँ कंडीशन के नीचे लिखो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must have, यहां लिखो, क्या लिखेंगे, कंपेरेबल एनर्जी। दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, ऐसा कहीं पे भी खड़े हैं तुमको अगर मैंने उल्टा लटका के खड़ा कर दिया तो शाम तक के तुम अनस्टेबल हो जाओगे ना, हो जाओगे। या कोई है यहाँ पे जो मैं हो सकता हूँ शाम तक ऐसा उल्टा खड़ा पंखे जैसा, कोई है? आप होगे? छत गिर जाएंगी अजीम। तीसरा क्या, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग must be sufficient। लिखे जल्दी। नेक्स्ट लिखो, साइड रीडिंग डालिए। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन SIGN साइन एंड रिप्रेजेंटिंग, सॉरी ऐसा लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन इन रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल, significance of signs in representing orbital, significance of sign in representing orbital, नंबर 1 लिखो, for combination of two atomic orbitals, for combination of two atomic orbitals plus sign must overlap with plus sign, for combination of two atomic orbital plus sign है ना, can only overlap with plus, and minus can own, या और वाइस वर्सा लिख लो, बस सिंपल हो गया, और वाइस वर्सा। ठीक है, हाँ, और वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट लिखो,
This sign does not represent any electrical charges. This sign does not represent any electrical charges. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल, काय की आवाज आ रही है? फॉर एस ऑर्बिटल लिखो. प्लस साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस साइन मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above the internuclear axis, and negative sign means electron density below the internuclear axis. ठीक है. फॉर p ऑर्बिटल्स, प्लस साइन given to upper lobes and minus sign is given to lower lobes. ठीक है, तो बोलो p ऑर्बिटल में बेटा s प्लस साइन माइनस साइन किधर देंगे? प्लस साइन देंगे अपर लोब को, माइनस देंगे लोअर लोब को. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड. फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड. वो जीरो ओवरलैपिंग वाला बना, बिफोर ओवरलैपिंग मत बना, डायरेक्ट ओवरलैपिंग वाला. ठीक है ना, वो जीरो ओवरलैपिंग. देन ये अलाउड वाला मत बनाना, उसको बाद में लिखेंगे नॉट अलाउड. समझ रहे हो? ये दो तीन डायग्राम. हाँ,
बनाए अबे बना रहे मतलब चल रहा है। हाँ नहीं ऐसे कैसे लिखाया था ना पहले भी, ये अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है एक और लिखो, नॉट अलाउड। लिखो
ठीक है, ये अलॉन्ग द एक्सिस है नहीं, ये दोनों लोब्स एक दूसरे के और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है, अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है। और क्या देखे थे, एक ऐसा भी देखे थे हमने, नॉट अलाउड। क्या ये अलाउड होगा? क्यों? काय को? अब अलाउड होगा? अलाउड होगा? नहीं होगा, है ना, प्लस माइनस हो रहा है ना, अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड। तो ये वो भी जीरो ओवरलैपिंग है, ये भी जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। और यहाँ पे थोड़े अलाउड वाले लिख लो, अलाउड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये अलाउड है। देखते हैं, ठीक है, आगे चले।
वो जो जीरो ओवरलैपिंग के अलावा जितने भी नॉट अलाउड वाले ओवरलैपिंग थे ना, उसको सबको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। लिख लेना आप लोग आपके हिसाब से कहीं पे भी, उनको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक होते हैं जीरो ओवरलैपिंग और एक होते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। दोनों ही ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है वीबीटी के कॉन्सेप्ट में। और वहां पे नीचे लिख लेना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बोलो किसके बराबर है? पीपी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसपी, एज कंपेयर टू एसएस। ठीक है, साइड हेडिंग डालो। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में लिखो द अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, the amount of penetration of electrons cloud the amount of penetration of electrons cloud into each other, into each other, into each other, full stop. Higher is the extent of overlapping, higher is the extent of overlapping, higher is the extent of overlapping, higher will be the, या ऐसा लिखो stronger will be the bond, stronger will be the bond, higher is the extent of overlapping, stronger will be the bond। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे पहला क्या होगा? पीपी, बोलो, फिर एसपी, देन याद रखना है। अब मैं इसका रीजन बताता हूं, इधर देखो। इधर देखो बेटा, बोलो जरा देखो बेटा, यहाँ पे ये भी पीपी ओवरलैपिंग है, लेकिन कौन सी है? एक्सियल है। कौन सी है? एक्सियल। और ये क्या है? हाँ, या साइड वे है ना, या लैटरल। देखो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा, मुझे बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है यहाँ पे, है ना? तो जरा बताओ दोनों, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, डिस्टेंस ज्यादा है ना?
और यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव का बहुत कम है। बताओ दोनों में से रिपल्शन ज़्यादा किसमें है? किस में ज़्यादा हो रहा है रिपल्शन? इसमें रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। तो बताओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी तरीके से होगी या थोड़ा रिपेल करेगा एक दूसरे को? बोलो, रिपल्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव सेंटर एक दूसरे के दूर दूर, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ओवरलैपिंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का दूसरे ऑर्बिटल में जब वो पेनिट्रेशन होगा तो वो बहुत ही अच्छे से होगा, बिकॉज डायरेक्टेड है, एक दूसरे की तरफ क्या है? डायरेक्टेड है। इसीलिए एक्सियल का ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से होगा, और ऑब्वियसली वो किसका होगा? पीपी का। और उसके बाद हम लोग करेंगे पीपी साइडवेज का। समझ रहे हो? तो लिखो, ये दोनों डायग्राम बनाओ और दोनों डायग्राम के नीचे लिख लेना एक बात, higher is the extent of overlapping of an orbital, higher is the extent of overlapping of an orbital, ऐसा लिखो, overlapping orbital can penetrate closer to each other, और उसकी वजह से हायर इज दी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी हो जाएगी, हायर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी होगी जितना। अच्छा वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है ऊपर, तो ये लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटल है ना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं और दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग हम लोग ने पहले कंसिडर किया है। यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस, प्लस मतलब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, तो वही तो है। तो उसी को क्या बोलते हैं? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर रिपेल पूरे कर जाते तो दुनिया में बॉन्ड ही नहीं बनता। वीबीटी क्या बोलता है? वीबीटी का पहला पॉइंट क्या लिखा है? मैंने पढ़ो, अरे पढ़ो, पढ़ो 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 अच्छे से। वीबीटी का पॉइंट क्या है लिखा हुआ? अरे वीबीटी का पहला पॉइंट स्टार्टिंग वाला नहीं, वो भी नहीं, उससे भी पहले। टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स मस्ट अप्रोच ईच अदर, और उसमें भी मैंने लिखाया है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? और क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। अरे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते ना, क्या दोनों के अनस्टेबल होते? क्या रिपेल करते? क्या नहीं ना। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, दैट्स वाई वो एक दूसरे को रिपल्शन नहीं करते, बिकॉज एक का स्पिन अलग होता है और दूसरे का स्पिन अलग होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। ठीक है, यहां लिखो इसके नीचे, लोअर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ड्यू टू रिपल्शन, है ना। यहां पे रिपल्शन हो रहा है ना, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड ओवरलैप ऑर्बिटल्स, बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड ओवरलैप ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद लिखना
इफ बॉन्ड्स आर सेम, मतलब मानो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीक है वो हम लोग देख रहे हैं। इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका। अगर आपके दोनों बॉन्ड या 2 से ज़्यादा बॉन्ड, कितने भी बॉन्ड हो और वो सारे के सारे कोवेलेंट हो, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा कौन सा वीक होगा वो अब मैं बताता हूँ। इफ बॉन्ड्स आर ऑफ सेम टाइप, ऐसा लिखो, ऑफ सेम टाइप, तो लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दूसरा हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं, बिकॉज बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। जैसे जैसे बॉन्ड का साइज, सॉरी ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी कम होते जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपके पास यहां पे है एग्जांपल के तौर पे 2p 2p ऑर्बिटल, 3p 3p ऑर्बिटल, 4p 4p ऑर्बिटल। बोलो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें अच्छे से होगी, बोलो 2p 2p में, है क्या नहीं। हालांकि देखा जाए तो इसमें भी अच्छे से हो रही है, इसमें भी अच्छे से, इसमें भी अच्छे से हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्बिटल के साइज कहाँ पे बढ़ेंगे बताओ। 4 शेल नंबर बढ़ रहा है ना आपका, तो एक्सटेंट ऑफ, जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। सो दिस इज द ऑर्डर, नोट करो। ठीक है, चलो जरा ये बताओ 1s 2s 1s 2p, सॉरी 1s 3p, बोलो सबसे अच्छे से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होगी। कुछ भी बोलते हो बिना सोचे समझे। ये 1s है और ये 2s है, ठीक है। ये 1s है, मतलब सब में 1s तो फिक्स है, एक में 2s है, एक में 2p है और एक में 3p है। तो बोलो ss है ना, ss देन sp देन sp, लेकिन ऑर्बिटल का साइज देखो किसमें ज्यादा है, बोलो किसमें ज्यादा है। 3p में 1s, अच्छा अगर मैं इसको ऐसा करूं तो, अगर करूं तो 1s एक 2p कंसिडर करो, इसको 3p कंसिडर करो और इसको 4p कंसिडर करो। अब क्या होगा, सोच समझ के बोलो। 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल जितना बढ़ेगा उतना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम, मतलब शेल नंबर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम। अभी भी यही हो, ठीक है, आसान है ना। साइज देख लो ऑर्बिटल का,
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम सबशेल, इफ ऑर्बिटल आर ऑफ सेम सबशेल, सेम सबशेल, जैसे कि मान लो 2s 2s है, 2p 2p है और 3p 3p है, बोलो, या ये 2s एक 2s 2s इसको भी 2s 2p और एक हाँ 2s 3p, हाँ अब बराबर है, बोलो जरा बताओ, हाँ क्या होगा आंसर? ऑर्बिटल देखो सेम सबशेल के, यहां पे सबशेल अलग अलग थे, देखो देखो ये S और P के बीच में था, ये S और P है ना, वो भी SP SP के बीच में, लेकिन सबशेल सेम है। 2s 2p हो गया, एक 2p 2p, जरा बताओ, एक 2s 2s, एक 2s 2p और एक 2p 2p, बोलो किसमें होगा? 2p 2p, वेरी गुड, वाई? है ना, डायरेक्शनल नेचर है, डायरेक्शनल, अभी हमने देखा डायरेक्शनल नेचर है, पीपी में ओवरलैपिंग अच्छे से होती है एज कम्पेयर टू एसपी और एज कम्पेयर टू एसएस, वेरी गुड। तो ये हमारा ऑर्डर है, समझ में आया अच्छे से? पक्का पक्का, नोट करो। देखो ये ऐसा होगा, चलो मैं डायग्राम निकाल के बता दूं, इसके छोटे छोटे डायग्राम देखो, ये ऐसे देखो, इधर ऐसा हो रहा है ना, ये एस है और ये क्या होगा? पी होगा, मतलब ओवरलैपिंग और अच्छे से हो गई है, पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से हुआ है दूसरे ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो दोनों एक दूसरे की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है। और हमें बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये सिर्फ इसी के लिए था, इफ बॉन्ड्स आर सेम टाइप, हर जगह ये अप्लाई नहीं करना, समझ गए? कहां पे अप्लाई करना है? अगर सेम टाइप के बॉन्ड हो या सबशेल सेम नहीं हो। यहां पे सबशेल सेम है क्या? सिर्फ यही है, ये देखो सबशेल सेम ही नहीं है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, वो 4 4 है। क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहा है और सबशेल भी चेंज हो रहा है, तब लगाना। अदरवाइज अगर आपके सेम सबशेल है तो ये लगाना, ठीक है? तो लिख लेना SS SP और, ठीक है? तो ये आपका S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल, ये P ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल, ठीक है? चलो नीचे लिखो नोट, आपको याद होना चाहिए, जो मैंने बताया वो याद होना चाहिए, इसलिए लिख लो नोट, लिखो since P orbital have more directional, since P orbital have more directional, P orbital have more directional in nature as their lobes are concentrated, as their lobes are concentrated in a single direction, full stop. They overlap in greater extent, ठीक है? They overlap in a greater extent. अच्छा जरा ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन देखो, एक है
2p 2p, एक है 2p 3p, और एक है 3p 3p, और एक है 4p 4p। बोलो, सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखा जाए तो सभी p है। अब साइज देख लेंगे, समझ गए कितना आसान है, सभी p है ना। तो अब क्या होगा, सबसे अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें होगा, देन इसमें, देन इसमें। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से सॉल्व करना सोच समझ के। इफ x एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, इफ x एक्सिस is the molecular axis, then अच्छा ये टॉपिक पाई बॉन्ड पे है। पाई बॉन्ड मेरा पढ़ा के होने का है, ये क्वेश्चन को मैं नहीं बताता हूँ अभी। हमारा एक्सियल और लैटरल ओवरलैपिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना बाकी है। चलो, जो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, वो अच्छे से देखना। choose the correct order of हाँ जी बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कर लेना, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग of atomic orbitals। ऑप्शन ए 1s 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 2s 1s 2p। क्या था, 1s बोलो, 1s, हाँ, उसके बाद 1s 2p, 2s था, 2s, हाँ जी, उसके बाद 1s 2p, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 2s 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 2p 2p 2p। बोलो क्या है, 2s 2s, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 2p 2p। ऑप्शन नंबर सी 2s 2p 2s 2s 2p 2p। बोलो क्या बोला मैंने, 2s 2p, बोलो 2s 2s 2p 2p। ऑप्शन डी 1s 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 2p और 1s 2s। बोलो भाई, देखो साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इनवर्सली था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो मुझे बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये ऐसे क्वेश्चन को एकदम कम टाइम में कैसे करे वो बताता। ये 1s है, ये क्या है, कौन कौन से केस में, कौन कौन से केस में, बी और सी। बी और सी के केस में 2s पहले आ रहा है, ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, तो बी और सी बचे कौन, 1s 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 2s और 1s 2p, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके सामने ही सबसे अच्छी ओवरलैपिंग यहाँ पे 2p 2p के बीच में हो रही है, उसके बाद sp में हो रही है और उसके बाद ss में हो रही है, ठीक है ना। वो भी अगर ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर भी सेम हो तो, ठीक है। यहां पे जरा देखो 1s 1s, यहां पे 1s 2p 1s 2s, ठीक है। यहां पे क्या है 1s 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 2s। तब मुझे बताओ 1s 1s होता तो वो इससे ज्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्वांटम नंबर चेंज है, साइज बढ़ गया है एस का। अरे बोलो यार, एस का साइज बढ़ गया है ना, तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम। अगर ये 1s 1s इसी के जैसा होता या 2s 2s होता तो बात अलग होती। 1s 1s साइज छोटा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, करीब करीब आ जाएगी।
1s में साइज छोटा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है 1s और 2s का साइज बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे 1s है, तो बोलो 2s को या 2p को किसको इंपॉर्टेंस मिलेंगी? 2p। समझ रहे हो? देखो ये 1s है और ये क्या है 2p। समझ रहे? ये 1s है और यहाँ पे क्या बोला उसने 2s। ये देखो ये 2s, तो बोलो 1s और 2s में से किस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से हो रही है? 1s और 2p। समझ रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन समझने बेटा, क्वांटम नंबर देखने हैं, साइज देखना है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखने हैं, स्ट्रेंथ देखनी। ये क्वेश्चन मेरे मन के नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको डिस्कार्ड करना बता दिया, ये कट हो गया B और ये C। क्यों? क्योंकि 2 पहले था, 1 पहले आ गया है, तो 1 को पहले कंसिडर कर लो। 1s ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होंगे, क्लोज है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, सेम सबशेल भी है, करीब आके चिपक जाएंगे, अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे, अच्छे से ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1s और 2s, ऑर्बिटल का एक शेप बढ़ गया, और अभी हमने देखा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ गया तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी। लेकिन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से इधर, क्यों? क्योंकि 1s और 2p, समझ रहे हो? 2p क्या कर रहा है? डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर रहा है दूसरे ऑर्बिटल में, तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। 1s 2p देन 1s 2s। समझ में आ गई बात? नोट करो, आप नोट करो। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, आप लोग खुद करके बताओगे। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना एग्जाम में, थोड़ा देखना, या आपके पास मॉड्यूल्स तो है, मॉड्यूल्स में थोड़े देखना कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है क्या, कोशिश करना। क्योंकि देखो पहले ग्लांस में ना कंफ्यूज हो जाता है इंसान, हाँ कैसे होगा क्या होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे अपने बिलीव करना और कॉन्सेप्ट ही लगाना। और हमने क्या लगाया? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेसिस में मैंने कुछ भी रट्टा आपको बताया नहीं, कॉन्सेप्ट लगाना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मैं एक और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा करके बताओ। द स्ट्रेंथ, अरे यार ये भी तो तुमको ठीक है, ये क्वेश्चन भी मुझे पाई बॉन्ड पहले पढ़ाना पड़ेगा तब मैं बता सकता। ठीक है, लिख लो आप, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ठीक है।